हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्गोरिथम क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अगेन डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने इससे पहले 0-1 नैपसेक, सम ऑफ सबसेट और इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस किया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे बात करें मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लो कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब दो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो कंपैटिबल होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक एंड द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक मस्ट बी सेम। जैसे यहाँ पे देखो 4 और 4 यहाँ पे सेम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी सी, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा 2 क्रॉस 3। गेटिंग द पॉइंट, रिजल्टेंट का डायमेंशन क्या होगा 2 क्रॉस 3। और कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे मेरे को चाहिए होंगे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, तो देखो ये इस तरीके से हमने एक बना ली 2 क्रॉस 4 और एक मैंने यहाँ पे बना ली 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो m इंटू एन लिख दिया और इसमें हमने n इंटू पी लिख दिया, तो जो मेरी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी इट विल बी m इंटू m आएगा यहाँ पे m इंटू पी। गेटिंग द पॉइंट, m इंटू पी की साइज की बनेगी, दैट विल बी 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हम बात करें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी, तो देखो आपको करना क्या होता है, इन चारों को उठाओ और इन चारों से मल्टीप्लाई करो, तो ये पहला एलिमेंट बनता है। फिर दूसरी रो को उठाओ और फिर नेक्स्ट को उठाओगे तो क्या बनेगा, फिर आपका नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट बनेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी। तो उसके लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला क्या, अगर एक मैट्रिक्स है m इंटू एन, दूसरी मैट्रिक्स है n इंटू पी, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी m इंटू एन इंटू पी। आप करके भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है a, दूसरी है b, अब देखो कंपैटिबल है, यस, यहाँ पे इक्वल कॉलम्स और यहाँ पे रोज जो है वो बराबर है। तो देखो a इंटू बी करोगे कितनी मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी, 2 इंटू 5 इंटू 2। गेटिंग द पॉइंट, इस 5 को जो कॉमन है ना उसको एक बार लिख लो और 20 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से कि 3 मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और उनके डायमेंशंस गिवन है। अब मुझे इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे कितनी मल्टीप्लिकेशंस टोटल लगेंगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये देखो यहाँ पे ये तरीका है, ए बी सी आपने किया तो एक मेथड क्या कहता है, एक कहता है कि आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको सी से। दूसरा कहता है कि आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए से। तो देखो ए और बी को अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ए और बी मेरे पास यहाँ पे क्या दिया है, ए बी मेरे पास दिया है 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 3। तो अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ना ए बी, उसका साइज क्या बनेगा 2 इंटू 3 बनेगा। ठीक है ना, ये 5 5 कॉमन है, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी लगी 2 इंटू 5 इंटू 3 मींस 30 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे लगी। और फिर जो रिजल्टेंट आया उसको हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब सी से मल्टीप्लाई किया तो जो फाइनल में रिजल्टेंट हमारे पास एबीसी मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज क्या बन गया 2 इंटू 2, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ए बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12। तो टोटल कितनी होगी यहाँ पे 30 प्लस 12, 30 पहले लगी थी 12 अब लगी 42 यहाँ पे मेरे पास टोटल मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी। अगर मैं ये वाला मेथड फॉलो करता हूँ, अगर ये वाला फॉलो करता हूँ तो उस केस में बनेगी मेरे पास यहाँ पे टोटल 50। तो ऑब्वियसली हमें किस में जाना है, मिनिमम में जाना है, तो मिनिमम कौन सा है 42। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ऐसे ही लेट्स से अगर हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस के लिए मैट्रिक्स दी हुई है 4, तो 4 में हमारे कितने पॉसिबल वेज बनेंगे, कितने पॉसिबल तरीके बनेंगे। एक तरीका क्या है कि लेट्स से अगर आपको मैट्रिक्स दी हुई है m1 m2 m3 m4, तो एक तरीका क्या है कि m1 को एक तरफ कर लो और फिर m2 m3 m4 को ऐसे लिख लो। दूसरा तरीका क्या है कि m1 m2 एक ब्रैकेट में और फिर m3 m4 एक ब्रैकेट में। करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल पहले पार्टीशन यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जब पार्टीशन करोगे ये एक तरफ रह जाएगा, बाकी के 3 एक तरफ रह जाएंगे। ये आपका जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया। दूसरा आपने क्या किया, पार्टीशन बीच में कर दो, 2 एक तरफ हो गए 2 एक तरफ हो गए, यानी ये वाला तरीका बन गया। तीसरा क्या है, पार्टीशन आपका यहाँ पे कर दो, मैं ब्लू से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर दो, मतलब ये पहले 3 एक तरफ हो गए, चौथे वाला एक तरफ हो गया, मतलब ये वाला बन गया। ठीक है ना, ये मेरे पास इस तरीके से 3 जो है वो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया।
अब ये वाला तो सिंपल डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, m1 m2 को मल्टीप्लाई करो, m3 m4 को मल्टीप्लाई करो, तो टोटल मेरे पास मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई 44,000। अब ये देखो इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 है इसके अंदर, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सेम वही मेथड कि यहां पे ब्रेक लगा दो। यहां पे ब्रेक जब लगाओगे तो m1 और फिर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, कैसे, m1 बाहर ब्रैकेट में, फिर m2 ब्रैकेट में, m3 और m4 को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, m1 यहां पे और m2 m3 को पहले सॉल्व कर लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो m4 से और फाइनली मल्टीप्लाई कर दो m1 से, ठीक है। तो इसके दो तरीके यहां पे बन गए और इन दो तरीकों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ नंबर आएगा, उसको लिख लो। फिर आपके पास ये जो थर्ड है, इसको जब आप यहां पे पार्टीशन करोगे तो m2 m3 को पहले सॉल्व कर लो। ये देखो m2 m3 को पहले सॉल्व कर लिया, फिर m1 से मल्टीप्लाई और फाइनली m4 से। या फिर आपने क्या किया, m1 m2 को पहले सॉल्व कर लो और फिर m3 से मल्टीप्लाई, फिर आगे m4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इस तरीके से आपके पास टोटल जो है वो 4 मैट्रिसेस अगर दी हैं तो कितने तरीके बने, 5 तरीके आपके पास बने, 5 वेज। अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस दी हैं तो 2 वेज आपके पास बनेंगे। इसी तरीके से आपके पास 5 मैट्रिसेस दी होंगी तो 14 वेज हमारे पास बनेंगे। तो इसका ऑल्दो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यहाँ पे आप याद रख सकते हो, दैट इज 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और यहाँ पे याद रखना, अगर आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस लेट से 4 दी हैं तो आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है इस फॉर्मूले में, 3 पुट करनी है, क्योंकि n प्लस 1 की वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे 4 है। अगर आपको दे देना कि 4 मैट्रिसेस हैं तो कितने तरीके से हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखना इस फॉर्मूले में एक कम वैल्यू डालनी है n की। तो यानी ये n की वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर बनेगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करके दिखा देता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और ये क्या होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसको 6 लिख लो तो 6 से 6 कैंसिल। तो देखो फाइनल में मेरे पास 5 आंसर आया। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास 5 तरीके बने, इन पांचों तरीकों को इवैल्यूएट करोगे फिर आपको पता लगेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे हम रेकरेंस रिलेशन बनाते हैं। इसका रेकरेंस रिलेशन आपके पास जो है वो कैसे बनेगा, ये देखो रेकरेंस रिलेशन में हमें करना क्या है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन i कॉमा j, मतलब लेट से मुझे 1 से लेके 4 तक मेरे को दी हुई है, तो 1 से लेके 4 तक मेरे पास यहाँ पे 4 मैट्रिसेस है। 0 आएगा अगर मेरा i और j जो है वो बराबर, मतलब लेट से आपको दे दी जाए मैट्रिक्स 1 1, मतलब एक ही मैट्रिक्स है, अगर एक ही मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ऑब्वियसली आंसर मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आपके पास लेट से 1,4 दी है तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले 1 को i कॉमा k और फिर एमसीएम ऑफ k प्लस 1 कॉमा j और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दोज मैट्रिसेस। ये इसकी जो फुल टर्म है वो क्या है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। और यहाँ पे i j k में हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है, i इज लेस देन इक्वल टू k एंड k इज लेस देन j। यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू k क्यों लगाया, बिल्कुल सिंपल है गाइस, इसमें बिल्कुल भी आपको उलझना नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल देखो आपकी यहाँ पे पार्टीशन हम कैसे करते हैं, लेट्स से हमारे पास दी हुई है m1 m2 m3 m4, आपको ये दी हुई है 1 से लेके 4 तक दी हुई है। करना क्या, आप पहले इसको एक तरफ कर लो, बाकी 3 को एक तरफ कर लो। तो देखो मैंने क्या लिखा, 1 1 लिखा, मतलब पहली वाली पहली है, और फिर उसके बाद 2 से लेके 4 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन यहाँ पे रख सकते हैं और फिर क्या होगा, ये 2 एक तरफ आ गई और ये 2 एक तरफ आ गई। ये देखो यहाँ पे 1,2 एंड 3,4। या फिर हमने क्या किया, ये तीसरी लाइन, ये मैं आपको रेड से करके दिखा देता हूं, पार्टीशन यहाँ पे की, मतलब ये 3 एक तरफ कर ली और ये चौथी एक तरफ कर ली, मतलब 1 से 3 एंड 4 to 4। तो यानी अब मेरे को इन तीनों में से, इन तीनों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इन तीनों में से जो मिनिमम आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन 1,1 तो आपको पता ही आंसर क्या होता है, 0, क्योंकि अगर वैल्यू i और j की बराबर है आंसर क्या है, 0। लेकिन 2,4 को सॉल्व करना पड़ेगा। 2,4 आगे कैसे सॉल्व होगा, 2,2 एंड 3,4। एंड इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, जैसे देखो 2,4 का मतलब क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स कौन सी बनी यहाँ पे, B3,2, एक है C2,4 और एक है D4,2। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, या तो पार्टीशन यहाँ पे कर दो तो 1,1 एंड 2,3,
गेटिंग द पॉइंट, ये आपकी बन जाएगी। या फिर पार्टीशन यहाँ कर दो, पहली दो को एक तरफ रख लो, दूसरी को, तो पहली दो को एक तरफ रखा और लास्ट वाली को अकेला कर दिया, ये बन गई। पहली वाली को इकट्ठा किया, लास्ट वाली को इकट्ठा कर दिया दो को, तो ये वाली मेरी पार्टीशन बन गई। इस तरीके से आपको ये सारी पार्टीशंस जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो इन पार्टीशंस को जब आप सॉल्व करोगे तब जाके फाइनल में आपके पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और इसमें जो है क्वेश्चन आपका रेकरेंस रिलेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आइडिया आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 4 तक का मैंने आपको करके भी दिखा दिया। इससे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस भी नहीं है, ठीक है ना। 2-3 का आपको आ सकता है, तो आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये वाला आपको दिया हुआ है ना, तो करना क्या है यहाँ पे, सिंपली पहले आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट से इसको मैं अलग पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। लेट से ये मेरे पास यहाँ पे है, ये देखो, ये इसको ना अब थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पहले ही बता दी है, लेकिन फिर भी चलो, ये देखो आपको इसको करना क्या है। पहले आपने क्या किया कि आपने 1 और 1 को एक तरफ रख लिया, और फिर आपने क्या किया 2,4, मतलब आपने पार्टीशन यहाँ पे की 1, एक तरफ एंड 2,4 से वाली दूसरी तरफ। या फिर आपने क्या करनी, पार्टीशन यहाँ पे मतलब पहली और दूसरी को इकट्ठा कर लो, M1,2 एंड M3,4 ये वाली कर लो, ठीक है। या फिर पार्टीशन यहाँ पे कर लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, M1,3 एंड M4,4। गेटिंग द पॉइंट, ये 3 आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। अब इन 3 में आपको फिर इसको खोलना पड़ेगा आगे, फिर इसमें आपको इसको अलग से करना पड़ेगा और इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा। और ये आपके पास तो 4,4 तो 0 ही होता है, 1,1 0 होता है, लेकिन आपको इसको सॉल्व जो है वो करना पड़ेगा। मतलब 5 तरीकों से आप इसको कर सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको फाइनल जो है वो आंसर बनेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। तो देखो इस तरीके से आपका फिर वही जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी बन रही है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल आपका जो पूरा का पूरा ट्री जो है वो 2n, फुल ट्री बन रहा है। अगर हाफ भी बनता है तो स्टिल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ 2n के बराबर हो रही है। तो मींस यहाँ पे भी आपकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बन रही है। और एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे बन रही है तो फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि कॉमन सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकालो, जो ओवरलैप हो रही हैं, जो कॉमन सब प्रॉब्लम्स है उनको निकालो, डिस्टिंक्ट को निकालो, और जो डुप्लीकेट हो रही हैं, जो बार बार रिपीट हो रही है, उनको क्या करो आप, उनको टेबल में सेव कर लो। तो जब आप यहाँ पे बनाओगे तो कितनी आपके पास सब प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन आएंगी, मतलब कितनी सब प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो कि डिस्टिंक्ट आएंगी जो रिपीट नहीं हो रही। तो कितनी आएंगी आपके पास टोटल, लेट्स से अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1,n दिया हुआ है, तो आपके पास टोटल कितनी आएंगी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, n into n + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज ऑर्डर ऑफ n²। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी है आपके पास, n² नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स यहाँ पे आ रही हैं। और हर एक फंक्शन कॉल को इवेल्युएट करने के लिए आपको कितना यहाँ पे कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, n कंपैरिजन। जैसे देखो 1,4 को करना है तो 1,4, ये देखो आपके पास यहाँ पे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, ये वाली आपके पास डिस्टिंक्ट बनेगी सारी। अगर हम MCM ऑफ 1,4 करेंगे ना तो डिस्टिंक्ट आपके पास इतनी बनेगी टोटल 1 + 2 + 3 + 4, यानी कितनी बन गई 10 आपके पास टोटल यहाँ पे डिस्टिंक्ट बन गई। तो इसका अगर आपके पास n साइज का दिया हुआ तो 1 + 2 + 3 अप टू n मींस ऑर्डर ऑफ n² यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स बनी। और हर एक फंक्शन कॉल को इवेल्युएट करने के लिए मैक्सिमम आपके पास कितना लग सकता है, n नंबर ऑफ कंपैरिजन हो सकते हैं। तो यानी n² × n ऑर्डर ऑफ n³। तो इस केस में आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स चेन में जो आपकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी 2n, उसको हमने रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ n³ तक ले आए यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। जैसे प्रीवियसली आपकी 0-1 नैपसैक और सम ऑफ सबसेट में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वैल्यू जो है वो आपकी अगर वेट की वैल्यू बड़ी है या नैपसैक की कैपेसिटी बहुत बड़ी है तो उस केस में होता क्या है, उस केस में वो स्टिल एक्सपोनेंशियल टाइम ही रहती है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको रिड्यूस करके n³ तक ले आए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप नोट कर लो, बट आपको जो है वो मेनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन।
नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज ग्राफ। मल्टी स्टेज ग्राफ में सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने इसको मल्टी स्टेज वर्ड क्यों दिया है ग्राफ को। यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ना उसको हमने मल्टीपल स्टेजेस में इस तरीके से उसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। मतलब ये स्पेशल आप कह सकते हो प्रॉपर्टी है ग्राफ में, हमने किया क्या, उसको मल्टीपल स्टेजेस में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। अब यहाँ पे जो 1 है ना ये मेरा है सोर्स, और जो 12 है ये मेरा है यहाँ पे डेस्टिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टी स्टेज में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये जो एक स्टेज में जो पर्टिकुलर है ना, ये देखो ये पूरे एक स्टेज में हमारे पास ये सारे के सारे वर्टिसेस हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये जो है वो एक स्टेज का पार्ट है। ऐसे ही देखो ये नेक्स्ट स्टेज में ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यहां से एज नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रही है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर 1 से 2 एज जा रही है तो 2 से 1 वापस नहीं आ रही, हम बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन जो है वो पहुंच रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि मिनिमम पाथ हमारे पास होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ मेरा सोर्स से डेस्टिनेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ सकता है कि एक तो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है कि सारे पाथ फाइंड आउट कर लो और फिर उनमें से मिनिमम पाथ जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। बट अगेन दैट विल बी अ वेरी बिग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट केस, क्योंकि मेरे को सारे पाथ जो है वो पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। जैसे देखो एक मैं 1 से 2 के थ्रू जा सकता हूँ, या 1 से 3, या 1 से 4, या 1 से 5, और फिर आगे भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो इन सारों को एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को पता लगेगा कि शॉर्टेस्ट कौन सा है। दूसरा मेथड जो होता है वो ग्रीडी मेथड जो है वो बेसिकली क्या कहता है कि जो सबसे मिनिमम है आप उसको उठा लो। मतलब आपको सिंपली ग्रीडी होना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 से 2 जाएंगे तो 9 कॉस्ट है, 7 कॉस्ट है, 3 कॉस्ट है और ये कॉस्ट है 2। तो ये कहता है कि बाकियों को भूल जाओ, सीधा 1 से 5 वाली उठा लो, क्योंकि वो 1 से 5 वाली जो है वो मिनिमम कॉस्ट है 2। अब देखो 5 से जब हम जाएंगे तो एक है 8 और एक है 11, तो मिनिमम कौन सा है 11। तो यानी बिना देखे आप बस 11 को मतलब 8 वाली को उठा लो। गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही अब 8 से देखो एक 5 जा रही है, एक 6, तो बस बिना देखे आप सीधा 5 वाली उठा रहे हो क्योंकि ये मिनिमम है। और यहां से देखो 4 वाली जो है वो मिनिमम है, तो ये वाली उठा लो। तो यानी टोटल कॉस्ट क्या आ गई इस केस में, 2 + 8 10 + 5 15 + 4 19 मेरी कॉस्ट आ रही है अगर हम ग्रीडी लगाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना ग्रीडी जो है वो जो बेस्ट वहां पे दिख रहा है ना एक पॉइंट पे उसको चूज करता है, बाकियों को वो इग्नोर कर देता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में आपको शायद कॉस्ट ज्यादा लगे लेकिन लेटर ऑन हो सकता है वो आपको कम पाथ में ले जाए। ये पॉइंट जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है, या आप कह सकते हो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम ऑप्टिमल आंसर इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हम सारे पाथ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उससे पहले देखो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया SIVJ। ये फंक्शन का मतलब क्या है, बस इस फंक्शन को सुन लो आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज दिस फंक्शन, द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम स्टेज SI वर्टेक्स VJ टू द डेस्टिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा फंक्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है S11, इसका मतलब क्या है, द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम स्टेज 1 वर्टेक्स 1 टू द डेस्टिनेशन। मतलब डेस्टिनेशन कौन सा 12, तो यानी स्टेज 1 वर्टेक्स 1 से 12 में जाने की कॉस्ट कितनी है, ये एक्चुअल में इस फंक्शन का मतलब है। ठीक है, एक और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं C of VI to VJ, एक है कॉस्ट फ्रॉम वर्टेक्स VI to VJ। ये दो फंक्शन मेन है, इन्हीं के ऊपर ही यहाँ पे सारी की सारी कहानी है। तो देखो अगर हमारे पास हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये मेरे पास 4 ऑप्शंस है। इन चारों में से हमें एक ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। लेकिन ग्रीडी तो सिंपली कह देगा कि 1 से 5 वाली चूज कर लो क्योंकि उसकी कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन यहाँ पे डायनामिक में हमें सारों को चेक करना है। अब देखो 2 आगे मेरे को 12 पे लेके जा रहा है, 3 भी लेके जा रहा है 12 पे, 4 भी लेके जा रहा है, 5 पे लेके जा रहा है, तो हम उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर ओवरऑल जो मिनिमम होगा उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन देखो किस तरीके से आपको लिखना है, फंक्शन 1, 1, इसका मतलब देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1, 1 का मतलब है फ्रॉम स्टेज 1 वर्टेक्स 1 व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट टू रीच 12। गेटिंग द पॉइंट। तो देखो स्टेज 1 वर्टेक्स 1 से मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं 1 से 2 जा सकता हूं, 1 से 3, 1 से 4 या 1 से 5।
अब देखो अगर मैं 2 पे चला गया तो मैं स्टेज 2 पे चला गया, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ 2 का मतलब कि फ्रॉम स्टेज 2 वर्टेक्स 2 मेरे को 12 तक जाना है, फ्रॉम स्टेज 2 वर्टेक्स 3 मेरे को 12 तक जाना है, फ्रॉम स्टेज 2 वर्टेक्स 4 मेरे को 12 तक जाना है, फ्रॉम स्टेज 2 वर्टेक्स 5 मेरे को 12 तक जाना है, और 1 से 2 की कॉस्ट, 1 से 3 की कॉस्ट, 1 से 4 की कॉस्ट, 1 से 5 की कॉस्ट, ये हमें डायरेक्टली डायग्राम में गिवन है, लेकिन ये 4 फंक्शन हमें इवेल्युएट करने पड़ेंगे। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये तो डायरेक्टली गिवन है आपको, यहां पे देखो डायग्राम में मेरे को ये वाली कॉस्ट तो आपको डायरेक्टली गिवन ही है, देखो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 5, लेकिन अब जब आप स्टेज 2 पे पहुंच गए तो स्टेज 2 में 2 भी आपको लेके जाएगा 12 पे, 3 भी लेके जाएगा, 4 भी लेके जाएगा, 5, लेकिन उनकी कॉस्ट अभी आपको नहीं पता कि 2 कितनी कॉस्ट में लेके जा रहा है, 3 कितनी में, 4, तो वो आपको अभी वैल्यूएट करनी है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, फंक्शन 2 को ओपन करेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे, फंक्शन 2 को, ऐसे ही फिर इसको ओपन करेंगे, इसको और इसको। अब फंक्शन 2 को ओपन किया तो देखो 2 से मेरे पास एक है जा रही है 2 से 6, एक जा रही है 2 से 7 में, और एक जा रही है 2 से 8 में। तो अगर मैं 6 पे गया मतलब मैं स्टेज 3 पे पहुंच गया, तो स्टेज 3 वर्टेक्स 6 से 12 की कॉस्ट, स्टेज 3 वर्टेक्स 7 से 12 की कॉस्ट, स्टेज 3 वर्टेक्स 8 से 12 तक की कॉस्ट, मतलब डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट, ये मेरे को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये मेरे पास ऑलरेडी है ही, डायग्राम में गिवन है, 2 से 6, 2 से 7, 2 से 8। अब देखो हम अब 3 से 6 की कॉस्ट निकालेंगे, तो 3 से 6 की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 3 वर्टेक्स जो है वो मेरे को कहां पे लेके जा रहा है, 3 वर्टेक्स थर्ड स्टेज और 6th वर्टेक्स है, 6 से मैं 9 पे जा सकता हूं, 6 से मैं 10 पे जा सकता हूं। गेटिंग द पॉइंट? अब अगर मैं 9 पे पहुंच गया मतलब मैं स्टेज 4 पे पहुंच गया, तो स्टेज 4 वर्टेक्स 9 से 12 की कॉस्ट, स्टेज 4 वर्टेक्स 10 से 12 की कॉस्ट, ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे 4 9 को। देखो 4 9 से देखो कॉस्ट ऑफ 9 to 12, क्योंकि 9 मेरे को डायरेक्टली 12 पे लेके जा रहा है तो फंक्शन आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आप लिखोगे भी तो फंक्शन ऑफ स्टेज कौन सी आपकी 5, और ये 5 कौन सी आपकी जिसपे आपका डेस्टिनेशन 12 है, तो यानी ये वाली कॉस्ट ऑब्वियसली 0 होगी। तो यानी आप सीधा कॉस्ट ऑफ 9 to 12, कॉस्ट ऑफ 10 to 12 ये आपके पास आ गई, ये पिछली वाली वैल्यू में भर दो, फिर उससे पिछली वाली वैल्यू में भरोगे तब जाके आपको एक आंसर मिलेगा, कौन सा, ये वाला आंसर आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फंक्शन 2 2। फिर आप 2 3 वैल्यूएट करो, 2 5 2 6, ये सारी वैल्यूएट करनी पड़ेंगी, तब जाके इन सारों में से एक आंसर आपको मिनिमम जो है वो मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हम जो है, जैसे हमने पहले इवैल्यूएट किया, हम ऐसे ही अब यहां पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब मेरी जो फंक्शन 1 1 है वो आगे किसमें जा रही है, वो फंक्शन यहां पे कौन कौन सी है, फंक्शन 2 2 2 3 2 4 2 5, 2 2 2 3 2 4 2 5। गेटिंग द पॉइंट? अब फंक्शन 2 3 आगे लेके जा रहा है, ये आगे इस तरीके से, तो ऑब्वियसली वही है आपकी जो मिनिमम कॉस्ट आपकी यहाँ पे कितनी बनेगी, कितनी फंक्शन कॉल्स बनेगी, 2 raised to power n बनेगी। तो ऑब्वियसली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप सिंपल ब्रूट फोर्स लगाते हो तो 2 raised to power n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बन जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि बाइनरी ट्री मेरा जो है वो चाहे फुल है चाहे नॉट फुल है, स्टिल वो वहां पे 2 raised to power n तक जो है वो मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस केस में यहाँ पे ब्रूट फोर्स लगाना ठीक नहीं है, तो ब्रूट फोर्स लगाने की बजाय अब अगेन हम क्या करेंगे, अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, पहले जो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड कर पा रहा हूं। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी कौन सी, फंक्शन 1 1, उसको मैंने स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड किया। फिर ये फंक्शन था 2 2, उसको मैंने स्मॉल प्रॉब्लम में, यस, यानी एक तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी, क्या इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम्स जो है सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें सब प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी रिपीट होंगी। तो प्रॉब्लम्स अगर रिपीट होंगी तो ऑब्वियसली फिर उस केस में डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉपरली वर्क करेगा। तो आप कह सकते हो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2 raised to power n से रिड्यूस होके, मतलब एक्सपोनेंशियल से होके ऑर्डर ऑफ e प्लस वी, ऑर्डर ऑफ e प्लस वी। वैसे तो बेस्ट है आप ऑर्डर ऑफ e ही याद रखो, क्यों, क्योंकि आप हर एक एज को एक बार इवैल्यूएट कर रहे हो, हर एक वर्टेक्स को एक बार इवैल्यूएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एजेस वर्टेक्स से ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ e टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे बन जाएगी। तो ये मेरी जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स को हम जो रिपीट हो रही है उनको हम स्टोर कर लेंगे, बार बार इवैल्यूएट नहीं करेंगे। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे देखो 2 से 6
ये वाला मेरा एक रूट बन गया, एक ये रूट है, एक ये रूट है और एक ये रूट है। अब देखो 9 to 12 यहां पे भी रिपीट हो रही है, 9 to 12 यहां पे भी रिपीट हो रही है, 10 to 12 यहां पे भी रिपीट हो रही है और 10 to 12 यहां पे। तो यार इनको बार बार सॉल्व मत करो, आप इनको एक बार सॉल्व करके टेबल में डाल लो, ताकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल तो 2 raised to power एंड ब्रूट फोर्स से अगर करोगे, लेकिन उससे हमने रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ ई पे ले आए, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग इस तरीके से आपका जो है वो काम करती है। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, अगर आपको कॉमन सब प्रॉब्लम ही ना मिले, जैसे हमने डिस्कस किया था आपका 01 नैपसैक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से हो सकता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा रिड्यूस ना हो। ये मेनली आपको आगे जो हम ट्रैवलिंग सेल्समैन करेंगे उसमें और डिटेल में पता लग जाएगा। ये अब देख लो रेफरेंस रिलेशन फटाफट से, एस आई टू वीजे मतलब स्टेज आई से वर्टेक्स 1 से आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, मिनिमम ऑफ कॉस्ट वीजे टू के। हम किसी पर्टिकुलर के पे जाएंगे और फिर एस आई प्लस 1 स्टेज नेक्स्ट हो गई, और नेक्स्ट स्टेज में उस के पे पहुंच जाएंगे जैसे हमने पहले किया है। देखो मेरा क्या था, मिनिमम ऑफ 1 1, मेरा फंक्शन जो क्या था 1 1 था, मतलब स्टेज 1 वर्टेक्स 1। वहां से मैंने क्या किया, मिनिमम ऑफ क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 से मैं 2 पे गया, और फिर फंक्शन मैंने क्या लिखा, सेकंड स्टेज पे सेकंड वर्टेक्स तक पहुंच गया। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस्ट ऑफ 1 3 लिखते हैं प्लस फंक्शन सेकंड स्टेज में थर्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है, यहाँ पे के की वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर होगी, और ये जो के होगा ये नेक्स्ट स्टेज का जो वर्टेक्स होगा उससे बिलोंग करेगा। और ये मेरी की पूरी जो है वो कहानी है। यहाँ पे देखो वीजे टू के, ये क्या है, एक तरह से एज है, मतलब जो वर्टेक्स आपका 1 है, 1 वर्टेक्स से लेके नेक्स्ट वर्टेक्स तक की जाने की आपकी जो एज। और टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन कब आएगी, जब आपका वर्टेक्स, आप उस वर्टेक्स पे पहुंच गए और डेस्टिनेशन आपका जो है वो बराबर हो गया, यानी आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गए जहां पे आपका डेस्टिनेशन है, तो ऑब्वियसली उस केस में आपकी टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये रेकरेंस रिलेशन और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज याद रखना। ऑल्दो इस एग्जाम में इतना आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि मतलब एक सेल्समैन है, उसने एक सिटी से स्टार्ट करना अपना टूर, और सारी सिटीज को, बाकी सारी सिटीज को कवर करके वापस अपनी सिटी में पहुंचना है विद द मिनिमम कॉस्ट। ये एक्चुअल में क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो आपके माइंड में आ सकता है कि क्या सर हम एक से ज्यादा बार किसी पर्टिकुलर सिटी को कवर कर सकते हैं, क्या हम एक से ज्यादा बार किसी पर्टिकुलर सिटी पे जा सकते हैं। देखो जाने को तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही सिटी पे दोबारा फिर जाओगे तो कॉस्ट फिर मिनिमम कैसे होगी, कॉस्ट तो फिर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी हम चाहते क्या, मतलब हमारा एम क्या है कि हम एक वर्टेक्स पे एक बार ही जो है वो पहुंचे, तो यानी पासिंग थ्रू एवरी वर्टेक्स ओनली वंस, अदरवाइज कहीं ना कहीं मेरा जो है वो कॉस्ट मिनिमम नहीं आएगी। तो जैसे देखो यहाँ पे एडजेसेंसी कॉस्ट मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दी हुई है कि पर्टिकुलर 1 से 1 पे जाने की कॉस्ट 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 1, 2 से 2, इस तरीके से हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, इसको हम ना हैमिल्टोनियन साइकिल भी बोल देते हैं। हैमिल्टोनियन साइकिल का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में हमें एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके वापस उसी वर्टेक्स पे पहुंचना है बाय कवरिंग ऑल द वर्टेक्स ओनली वंस, दैट इज कॉल्ड अ हैमिल्टोनियन साइकिल। ऐसी एक यूलर साइकिल भी होता है। यूलर साइकिल में हम क्या करते हैं, यूलर सर्किट भी बोल देते हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल या हैमिल्टोनियन सर्किट भी बोल देते हैं, बात एक ही है। यूलर में हमें क्या करना होता है, सारी एजेस को कवर करना होता है ओनली वंस, उसमें हम वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। लेकिन हैमिल्टोनियन में हमने जो है वो वर्टेक्स को सिर्फ एक बार ही क्या करना होता है, कवर करना होता है। तो वो एक्चुअल में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो सेम ऐसे ही है। अब देखो इसमें अगर हम नॉर्मल ब्रूट फोर्स मेथड लगाएं तो ब्रूट फोर्स मेथड देखो कैसे काम करेगा। मेरे पास वर्टेक्स है 1, 1 से मेरे पास एक चॉइस है 2, दूसरी चॉइस है 3 और तीसरी चॉइस है 4। ये देखो 1 से या तो मैं 2 पे जा सकता हूँ, एरो जो है वो दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ का मतलब जो है आप इसको एक तरह से अनडायरेक्टेड भी बना सकते हो, बात एक ही है। 1 से 2 भी है, 1 से 3 भी है, 1 से 4 भी है। अब देखो अगर मैं 2 पे पहुंच गया तो 2 से मेरे पास चॉइस क्या है 3 और दूसरी चॉइस क्या है 4। अब ये मत कहना कि सर यहां से 1 पे नहीं जा सकते, 2 से 1 अगर आप वापिस जाओगे तो 3 और 4 तो कवर ही नहीं हुए, हमें सारी सिटीज को कवर करके पहुंचना है वापिस। अगर आप पहले ही पहुंच जाओगे 1 से 2 जाओगे, 2 से वापिस 1, फिर 1 से 3, 3 से वापिस 1, तो फिर यार फायदा नहीं होगा, फिर आपकी कॉस्ट जो है वो अननेसेसरी ज्यादा। अब देखो ऐसे ही मेरे पास 1 से 3 गया, 3 से मैं 2 गया,
या फिर मैं 3 से 4 जा सकता हूं। 4 से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 या फिर 3। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट अगर हम 3 पे पहुंचे, 1 2 3, 3 के बाद मेरे पास कौन सी है 4, 1 2 4, 4 के बाद ऑप्शन ऑब्वियसली कौन सी है 3, 2 के बाद देखो 1 3 2, फिर ऑप्शन है मेरे पास 4, 1 3 4, फिर ऑप्शन है मेरे पास 2, 1 4 2, ऑप्शन है मेरे पास 3, 1 4 3, ऑप्शन है मेरे पास कौन सी 2। गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पे नेक्स्ट कौन सी बनेगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट मेरे पास क्या बनेगी 4 से 1 2 3 4 सारी कवर हो गई, 1 2 3 4 अगर सारी कवर हो गई, वापस 1 पे पहुंच गए, वापस 1 पे, वापस 1 पे, वापस 1 पे, वापस 1 पे पहुंच जाओ, और फाइनली वापस 1 पे पहुंच जाओ। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे हम जो है वो पूरे के पूरे टूर जो है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्रूट फोर्स मेथड। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है, ये सारे इवेल्युएट कर लो, फिर मिनिमम कॉस्ट आपकी जो आ रही है वो फाइंड आउट कर लो। तो देखो इस पूरे मेथड में, ब्रूट फोर्स मेथड में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। देखो हमने 1 से लेके मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ नोड्स हैं, मेरे को सारों को कवर करके वापस 1 पे पहुंचना है, मतलब 1 2 3 4 1, या फिर मेरे पास 1 2 4 3 1, या फिर मेरे पास 1 से स्टार्ट किया 3 4 2 1, 1 से स्टार्ट किया 3 2 4 1। गेटिंग द पॉइंट। तो यानी ये जो बीच में 3 नोड्स हैं, ये वाली नोड तो मेरी सेम ही है, 1 से वापस 1 पे पहुंच गए, लेकिन ये जो बीच में n-1 नोड्स हैं, इनके लिए ऑब्वियसली n-1 फैक्टोरियल, जिसको आप ऑर्डर ऑफ, इसको आप सिंपली n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल आपके पास बन गया। n फैक्टोरियल जो है वो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ n की पावर n के बराबर होता है, विच इज वर्स, मतलब आप कह सकते हो कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अभी तक हमारी सारी प्रॉब्लम में 2 रेज़ टू पावर n तक आ रही थी, और n रेज़ टू पावर n इज वेरी बिग देन 2 रेज़ टू पावर n, ये तो उससे भी ज्यादा वर्स है। तो यानी ये मेथड तो हमें यहाँ पे नहीं लगा सकते, ब्रूट फोर्स मेथड। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे वही डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि क्या मेरी प्रॉब्लम स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है, हाँ, लेकिन क्या मेरे पास यहाँ पे कॉमन सब प्रॉब्लम मिल रही है। तो देखो 1 से 2 3 4, क्या मेरे को इस लेवल पे कोई कॉमन मिल रही है, नहीं। क्या मुझे इस लेवल पे देखो 4 से 2 जा रहे हैं, यहाँ पे 3 से 2 जा रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 जा रहे हैं, यहाँ पे 2 से 4 जा रहे हैं, यहाँ पे 3 से 4 जा रहे हैं, यहाँ पे 4 से 3, 4 से 2, तो यानी नो कॉमन सब प्रॉब्लम। हाँ, कुछ कॉमन सब प्रॉब्लम आपको बिल्कुल लास्ट लेवल पे मिल सकती हैं, जैसे देखो 4 to 1 आपकी लास्ट लेवल में हो सकता है कि आपको कुछ कॉमन सब प्रॉब्लम मिल जाएं, लेकिन n-1 लेवल पे कोई नहीं मिल रही। तो इस वजह से ना ब्रूट फोर्स मेथड जो है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड तो पता लग ही गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। गेटिंग द पॉइंट। तो इसको हम अगर सिंपल रेकरेंस रिलेशन इसका लिखें या इसको सिंपली सॉल्व करें, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखो फंक्शन मेरा क्या कर रहा है कि मेरा सोर्स से स्टार्ट करना है और v माइनस सोर्स में मेरे को जाना है, मतलब मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम s सोर्स टू ऑल अदर रिमेनिंग वर्टेक्स इन वर्टेक्स सेट v, देन कम बैक टू s। तो देखो 1 माइनस v माइनस 1, मतलब 1 को छोड़ के बाकियों पे जाना है। तो देखो c ऑफ कॉस्ट 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, और यहाँ पे हम फंक्शन किस पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए। अब 1 2 को छोड़ के बाकियों पे जाना है। ऐसे ही हम जब 3 पे पहुंचे तो 1 3 को छोड़ के बाकियों पे, 4 पे पहुंचे तो 1 4 को छोड़ के बाकियों पे। तो फिर इसको आगे इवैल्यूएट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स मेथड मैंने आपको पिछली स्लाइड में करके बता ही दिया। तो ये सिंपली फंक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, तो अगर मेरे पास कॉमन सब प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट लेवल पे मिल रही है ना, तो इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कम नहीं हुई। सिर्फ ये है कि n रेज टू पावर n से रिड्यूस होके वो n इंटू 2 रेज टू पावर n तक आ गई है, लेकिन स्टिल इट इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसीलिए ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो वर्क नहीं करती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से अभी भी वो एक्सपोनेंशियल में ही है, मतलब हमने इसको पॉलिनोमियल टाइम पे नहीं लेके आ पा रहे। तो यही कहानी है। ये तो सिंपल सा आपको बताया हुआ है कि जब आप सारों को इवैल्यूएट करोगे तो मिनिमम आंसर इस क्वेश्चन में 35 आएगा। और ये देखो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू 2 रेज टू पावर n, क्यों, वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच पॉसिबल पाथ एंड देर आर नो कॉमन सब प्रॉब्लम। सिर्फ लास्ट लेवल पे मिल रही है, उसकी वजह से कुछ कम होगी, n रेज टू पावर n से रिड्यूस होके हमने इसको n इंटू 2 रेज टू पावर n कर दिया, लेकिन स्टिल इट इज एक्सपोनेंशियल।
तो बस ये कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। सो इट इज अ एनपी क्लास प्रॉब्लम, मतलब नॉन पॉलिनोमियल क्लास में आती है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको पॉलिनोमियल में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जैसे हमने एलसीएस में किया था, या जैसे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किया था, या इससे पिछली जो प्रॉब्लम हमने की थी उसमें भी हमने इसको क्या किया था, कन्वर्ट कर लिया था पॉलिनोमियल टाइम में। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से बस याद रखना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट रिलेटेड टू द डायनामिक प्रोग्रामिंग। और ये इसका रेफरेंस हो गया, एस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, v माइनस एस को आपको कवर करना है, तो मिनिमम ऑफ एस टू के पे गए, और k पे जाने के बाद हमने v माइनस एस यूनियन के, मतलब s और k को छोड़ के बाकी जो रह गए ना उनको अब आपको कवर करना है। और s के क्या है, एज को बिलोंग कर रही है, और k बेसिकली क्या है, v माइनस एस, मतलब जो मेरे वर्टेक्स सेट में से सोर्स को माइनस कर दो, फिर जो मेरे बाकी के हैं, जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया था तो 2 3 4 मेरे क्या है, एक तरह से k की वैल्यूज है, तो जब हम 2 पे चले गए तो 2 से फिर हम 3 पे जाएंगे या 4 पे जाएंगे, इस तरीके से हमें सारे कवर करना है। और ये मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है कि जब मैंने S से स्टार्ट किया और वापस S पे पहुंच गया तो ऑब्वियसली मैं वहां पे रुक जाऊंगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये पूरी की पूरी कहानी है मेरी डायनामिक प्रोग्रामिंग की। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप याद रखना और रेकरेंस रिलेशन याद रखना, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।